हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर पीसीबी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं अध्याय 12 परमाणु के बारे में, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, अध्याय 12 परमाणु के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको भूमिका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा दिया था। अब आइए देखते हैं, अध्याय 12 की दूसरी हेडिंग है अल्फा कण प्रकीर्णन। अल्फा कण प्रकीर्णन तथा परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल। अल्फा कण प्रकीर्णन तथा परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल आपको बताया जाएगा। सन 1911 में रदरफोर्ड के सुझाव पर, ठीक है, 1911 में रदरफोर्ड के सुझाव पर एच गाइगर और ई मार्सडेन ने कुछ प्रयोग किया। एच गाइगर और ई मार्सडेन ने क्या किया? कुछ प्रयोग किया जो 20 वर्ष के थे, अभी स्नातक भी कंप्लीट नहीं किए थे। उन्होंने रदरफोर्ड के सुझाव पर प्रयोग किया। कैसे प्रयोग किया उन्होंने? आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। उनके द्वारा, देखें ध्यान से, उनके द्वारा किए गए एक प्रयोग में रेडियो एक्टिव स्रोत, उनके द्वारा किए गए एक प्रयोग में रेडियो एक्टिव स्रोत बिस्मथ 83214 बिस्मथ से उत्सर्जित 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले अल्फा कणों के एक पुंज को पतले स्वर्ण पन्नी पर दृष्ट कराया गया, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। देखें ध्यान से, रदरफोर्ड के निगरानी में उनके स्टूडेंट गाइगर और मार्सडेन जो हैं प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, स्वर्ण पन्नी पर। यह देखें, यह एक पतला स्वर्ण पन्नी है जिस पर अल्फा कण जो है टकराया जा रहा है। यह अल्फा कण निकल कहाँ रहा है? यह अल्फा कण निकल रहा है इस बॉक्स के अंदर से। यह अल्फा कण का स्रोत है, यह बॉक्स जिसके अंदर में बिस्मथ रखा गया है। 83 Bi214 बिस्मथ है इसमें, जिससे अल्फा कण निकलते हैं, जिसकी एनर्जी 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। प्रयोग में रेडियो एक्टिव स्रोत बिस्मथ से उत्सर्जित 5.5 मिलियन वोल्ट ऊर्जा वाले अल्फा कण, ठीक है, को एक पुंज के रूप में, एक पतले धार के रूप में, ठीक है, स्वर्ण पन्नी से टकराया गया। स्वर्ण पन्नी से टकराया जा रहा है, ठीक है, जैसा चित्र में आप देख रहे हैं। रेडियो एक्टिव स्रोत बिस्मथ से उत्सर्जित अल्फा कणों के एक पतले किरणपुंज को लेड की ईंटों के मध्य से गुजार कर संरेखित किया गया है। लेड के ईंटों के मध्य से, लेड का बना हुआ ईंट है जिसके बीच से गुजारा जा रहा है, जिसके कारण यह एक सीधी रेखा में जाए। बिस्मथ से उत्सर्जित अल्फा कणों के एक पतले किरणपुंज को लेड के ईंटों के बीच से गुजार कर संरेखित किया गया। इस किरणपुंज का, ठीक है, इस किरणपुंज का 2.1 × 10⁻7 मीटर मोटी स्वर्ण पन्नी पर आघात कराया गया, टकराया गया, ठीक है। यह स्वर्ण पन्नी आप देखें ध्यान से, और यह पर्दा लगा हुआ है। यह इतना बड़ा पर्दा है जिस पर जिंक सल्फाइड का लेप लगाया गया है, जिससे अगर कहीं भी आवेश टकराएगा तो चमक पैदा हो गई। और यह पतला सोने का पन्नी है। यह क्या है? स्वर्ण पन्नी है, जिसकी मोटाई कितनी है? 2.1 × 10⁻7 मीटर, ठीक है। यह क्या है? एक बॉक्स है। किसका बना हुआ है? लेड का। लेड के ईंटों का बना हुआ बॉक्स है, जिसके अंदर से में बिस्मथ रखा गया है, जिससे अल्फा कण निकल रहे हैं। 5.5 मिलियन वोल्ट के अल्फा कण निकल रहे हैं, एक सीधी धार के रूप में जाके स्वर्ण पन्नी से टकरा रहे हैं, और टकराने के बाद इस पन्नी को छेद कर बाहर निकल रहे हैं, और इस पर्दे पर अलग अलग जगह पे टकरा कर चमक पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप
क्या देख रहे हैं कि रेडियो एक्टिव स्रोत बिस्मथ से उत्सर्जित अल्फा कणों के एक पतले किरण पुंज को लेड की ईंटों के मध्य से गुजार कर संरेखित किया गया। इस किरण पुंज का 2.1 × 10⁻⁷ मीटर मोटी स्वर्ण पन्नी पर आघात कराया गया, स्वर्ण पन्नी से टकराया गया। प्रकीर्णित अल्फा कणों का प्रक्षेप मापने के लिए, ठीक है, ये जो अल्फा कण टकरा रहे हैं जा जाके, तो इधर किधर या डिफ्रैक्ट हो रहे हैं, किधर किधर मुड़ रहे हैं। प्रकीर्णित अल्फा कणों का प्रक्षेप मापने के लिए एक घूर्णी संसूचक प्रयोग किया गया है, एक घूर्णी संसूचक प्रयोग किया गया है। डिटेक्टर एक लगाया गया है जो रोटेशनल डिटेक्टर है, जो पता लगाएगा कहाँ कहाँ अल्फा कण मुड़ मुड़ के जाके टकरा रहे हैं, जिसमें एक जिंक सल्फाइड का पर्दा और एक सूक्ष्मदर्शी था। ठीक है, जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा हुआ है, चमक पता चल सके, और एक माइक्रोस्कोप है जो देख सके, तथा प्रकीर्णित कणों की संख्या के वितरण का प्रकीर्णन कोण, जो प्रकीर्णित कण हैं वह कितने एंगल पर मुड़ रहे हैं, प्रकीर्णित कणों की संख्या के वितरण का प्रकीर्णन कोण के फलन के रूप में अध्ययन किया जा सके। देखें ध्यान से, यह लेड की ईंट है, यहाँ से अल्फा कण निकल रहे थे, बिस्मथ से लेड की ईंटों से गुजारा जा रहा है जिससे यह सीधा जाए अल्फा कण, और यह सोने की पतली पन्नी है जिससे जाके टकरा रहे हैं, टकरा के बाद अल्फा कण मुड़ जा रहे हैं, और यह आपका जिंक सल्फाइड पर्दा है जिस पर चमक पैदा कर रहे हैं, और यहाँ पे संसूचक सूक्ष्मदर्शी है जो काउंट कर रही है। ठीक है, और यह एंगल को भी नाप रहा है। तो देखा गया इस प्रयोग में कि अधिकांश जो अल्फा कण थे वह बहुत कम कोण पे प्रकीर्णित हुए, लघु कोण पे प्रकीर्णित हुए। अधिकांश के लिए लघु कोण प्रकीर्णन था, बहुत कम कोण पे मुड़े थे। कुछ के लिए बड़े कोण का प्रकीर्णन था। ठीक है, अधिकांश बहुत कम डिफ्रैक्शन हुआ था, सीधे सीधे निकल गए थे, और कुछ बहुत कम कोण पे मुड़े थे, कुछ बहुत कम कोण पर मुड़े थे। बहुत छोटे भाग, लगभग 8000 में से 1 के लिए विपरीत दिशा में प्रकीर्णन देखा गया। जिधर जा रहे थे, ठीक है, वो सीधे न जाके दूसरे तरफ मुड़ गए, विपरीत दिशा में मुड़ गए। वह कितने थे? 8000 में से कोई 1 था। बहुत छोटे भाग, 8000 में से 1 विपरीत दिशा में प्रकीर्णित हुए थे। अधिकांश जो थे सीधे चले गए थे, लघु कोण प्रकीर्णन हुआ था। कुछ जो है बड़े कोण पर प्रकीर्णन हुआ था। यह सब जो गणना है संसूचक सूक्ष्मदर्शी से किया गया। ठीक है, तो आपने देखा चित्र में, चित्र 13.12.3 में किसी दिए गए समय अंतराल में विभिन्न कोणों पर प्रकीर्णित कुल अल्फा कणों की संख्या का प्रारूप आलेख दर्शाया गया है। ठीक है, देखें यहाँ पर एक फिगर बना है 12.3, 12.3, यहाँ एक ग्राफ है, यह देखें। 12.1 तथा 12.2 में गाइगर मर्सडन द्वारा प्रयुक्त प्रयोग व्यवस्था में पतली पन्नी पर अल्फा कण के प्रहार में विकिरण कोणों पर प्राप्त प्रायोगिक प्रकीर्णन आंकड़े बिंदुओं के रूप में रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल पर आधारित ठोस वक्र प्रायोगिक परीक्षणों के साथ मेल रखते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, इस अक्ष पे संसूचित किए गए प्रकीर्णित कणों की संख्या है। ठीक है, डिटेक्ट किए गए, प्रकीर्णित किए गए, संसूचित किए गए, जो टकराए थे जा जाके चमक पैदा किए थे, संसूचित किए गए प्रकीर्णित कणों की संख्या दिखाया गया है 10, 100, 1000, उससे ज़्यादा। ठीक है, और इधर प्रकीर्णन कोण को दिखाया गया है डिग्री में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अधिकतर जो है 10/7 जो हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। 0 और 20 के बीच में बहुत कम कोण पे 5 डिग्री, 10 डिग्री, ठीक है,
बहुत कम कोण पे मुड़े हैं अधिकतर। ठीक है, 20 डिग्री पे आप देखें 10 पे पावर 5 से कुछ कम कण जो हैं 20 डिग्री पर मुड़े हैं। 40 डिग्री पर आप देखें बहुत कम हैं। 100, 10 पे 2 मतलब 100 ऐसे प्रकीर्णन कण हैं जो 90 डिग्री पर मुड़े हैं। 90 डिग्री पर मुड़े हैं 100। ठीक है, 180 डिग्री पर जो है आप देख रहे हैं कि कणों की संख्या जो है बहुत कम है मुड़ने वालों की, जो 180 डिग्री पर मुड़े हों। लगभग 8000 में से एक बहुत छोटे भाग के लिए विपरीत दिशा में प्रकीर्णन पाया गया। ठीक है, यह ग्राफ बनाया गया है। तो इसमें आपने देखा कि किसी दिए गए समय अंतराल में विभिन्न कोणों पर प्रकीर्णित कुल अल्फा कणों की संख्या का प्रारूपिक आलेख आपने देखा, दर्शाया गया था फिगर में। इस चित्र में दिखाए गए बिंदु प्रयोग में प्राप्त आंकड़ों को निरूपित करते हैं और सतत वक्र सैद्धांतिक पूर्वानुमान है जो इस कल्पना पर आधारित है कि परमाणु में एक सूक्ष्म सघन धनावेशित नाभिक है। परमाणु में क्या है? एक सूक्ष्म सघन धन आवेशित नाभिक है। बहुत से अल्फा कण स्वर्ण पन्नी को पार कर जाते हैं। बहुत से अल्फा कण स्वर्ण पन्नी को पार कर जाते हैं, अर्थात उनमें संगठन नहीं होता है। ठीक है, अर्थात उनमें संगठन नहीं होता है, वह नाभिक से नहीं टकराते हैं। आपतित अल्फा कणों में से केवल 0.14% का 1 डिग्री कोण से अधिक प्रकीर्णन होता है। गिरने वाले अल्फा कणों में से केवल 0.14% ऐसे हैं जो 1 डिग्री के कोण से अधिक कोण पर प्रकटित होते हैं। 8000 अल्फा कणों में से लगभग एक कण जो है 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित होता है। रदरफोर्ड ने इसका रीजन बताया, इसका तर्क दिया ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने कहा कि अल्फा कणों को विपरीत दिशा में विक्षेपित करने के लिए, अल्फा कणों को वापस भेजने के लिए, अल्फा कणों को विपरीत दिशा में विक्षेपित करने के लिए इन पर बहुत अधिक प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए, तभी वह विपरीत दिशा में जाएंगे। अल्फा कणों को विपरीत दिशा में विक्षेपित करने के लिए इन पर बहुत अधिक प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए। इतना अधिक बल तभी प्राप्त हो सकता है यदि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान तथा इसका धन आवेश इसका केंद्र पर दृढ़तापूर्वक संकेंद्रित हो। अल्फा कणों को विपरीत दिशा में विक्षेपित करने के लिए इन पर बहुत अधिक प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए, तभी अल्फा कण पीछे जाएंगे, विपरीत दिशा मुड़ेंगे। और यह तभी होगा जब परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान और इसका धन आवेश जो है इसके सेंटर पर, इसके केंद्र पर दृढ़तापूर्वक कंसंट्रेट हो, संकेंद्रित हो। तब अंदर आता हुआ अल्फा कण धन आवेश को भेदे बिना इसके अत्यंत समीप आ सकता है तथा इस प्रकार के समागम के परिणाम स्वरूप अधिक विक्षेप होगा। इससे नाभिकीय परमाणु की परिकल्पना की पुष्टि होती है। ठीक है, इससे नाभिकीय परमाणु की परिकल्पना की सिद्धि होती है। यही कारण है कि रदरफोर्ड को नाभिक की खोज का श्रेय दिया जाता है। रदरफोर्ड को नाभिक के खोज का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु के नाभिकीय मॉडल में, रदरफोर्ड ने जो अपना परमाणु नाभिकीय मॉडल दिया था उसमें क्या क्या बातें बताई थी। रदरफोर्ड के परमाणु के नाभिकीय मॉडल में परमाणु का कुल धनावेश तथा इसका अधिकांश द्रव्यमान जो है परमाणु के बहुत छोटे से आयतन में संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। तथा इलेक्ट्रॉन जो है इसके कुछ दूरी पर स्थित होते हैं।
इलेक्ट्रॉन जो है इसके कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, ठीक ऐसे ही जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड के प्रयोग ने सुझाया कि नाभिक का साइज लगभग 10⁻15 मीटर से 10⁻14 मीटर हो सकता है। नाभिक की साइज लगभग 10⁻15 मीटर से लेकर 10⁻14 मीटर हो सकता है। गतिज सिद्धांत के अनुसार परमाणु की साइज जो है वह 10⁻10 मीटर माना जाता है, जो कि नाभिक की साइज की अपेक्षा 10,000 से 1,00,000 गुना बड़ा है। ठीक है, इस तरह से नाभिक से इलेक्ट्रॉन नाभिक के साइज की अपेक्षा, नाभिक से इलेक्ट्रॉन नाभिक के साइज की अपेक्षा 10,000 से 1,00,000 गुना दूर दिखाई देगा। इस प्रकार परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खाली होता है। परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली होने के कारण यह समझना आसान है कि अधिकतर अल्फा कण जो हैं पतली धातु की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए क्यों निकल जाते हैं, क्योंकि परमाणु का अधिकांश हिस्सा खाली होता है, इसीलिए अधिकांश अल्फा कण पार कर गए थे। जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वहाँ पर विद्यमान प्रबल विद्युत बल इसे बड़े कोण से प्रकीर्णित कर देता है। ठीक है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन अत्यंत हल्के होने के कारण, परमाणु के इलेक्ट्रॉन अत्यंत हल्के होने के कारण अल्फा कणों पर पर्याप्त प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। ठीक है, चित्र जो आपने देखा 12.3, यह जो फिगर आपने देखा, जो प्रकीर्णित कणों की संख्या जो संसूचित किए गए थे और प्रकीर्णन कोण में ग्राफ खींचा गया है, कि कणों की संख्या अधिकांश जो है कम ही कोण पर मुड़ जा रही हैं, सीधी चली जा रही हैं, और बहुत कम ही ऐसी हैं जो वापस लौट रही हैं। ठीक है, तो चित्र 12.3 में प्रदर्शित प्रकीर्णन आंकड़ों का विश्लेषण रदरफोर्ड के परमाणु के नाभिकीय मॉडल द्वारा किया जा सकता है। स्वर्ण पन्नी के बहुत पतले होने के कारण यह कल्पना की जा सकती है कि इस पन्नी को पार करते समय अल्फा कण एक से अधिक बार प्रकीर्णित नहीं होंगे। स्वर्ण पन्नी के बहुत पतले होने के कारण यह कल्पना कर सकते हैं कि इस पन्नी को पार करते समय अल्फा कण एक से अधिक बार प्रकीर्णित नहीं होंगे। अतः किसी एक नाभिक से प्रकीर्णित अल्फा कण के प्रक्षेप पथ का अभिकलन काफ़ी है। किसी एक नाभिक से प्रकीर्णित अल्फा कण के प्रक्षेप पथ का जानकारी काफ़ी है। अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। इसलिए इन पर 2 इकाई 2e धन आवेश होता है और द्रव्यमान जो है हीलियम परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। अल्फा कण क्या है? अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक है। इस पर 2 इकाई 2e धनावेश होता है और द्रव्यमान हीलियम परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। स्वर्ण नाभिक का आवेश Zi होता है। सोने के नाभिक का आवेश कितना होता है? Zi, जहाँ Z परमाणु का परमाणु क्रमांक है जो सोने के लिए 79 है। अब चूंकि स्वर्ण नाभिक अल्फा कण के नाभिक से 50 गुना भारी है, सोने का नाभिक जो है वह अल्फा कण के नाभिक से कितना भारी है? 50 गुना भारी है। अतः यह कल्पना करना तर्क संगत है कि प्रक्रम के समय स्वर्ण नाभिक स्थिर रहता है। स्वर्ण नाभिक क्या रहता है? स्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि वह अल्फा कण से 50 गुना भारी है। इन अवधारणाओं के आधार पर अल्फा कण और धन आवेशित नाभिक के बीच
स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल के कूलाम नियम और न्यूटन के गति के द्वितीय नियम द्वारा अल्फा कण के प्रक्षेप पथ का अभिकलन किया जा सकता है। ठीक है, इस बल का परिमाण क्या होगा? तो इस बल के परिमाण को आप लिखेंगे F बराबर 1/4πε नॉट 2E/r²। कूलाम के नियम से F बराबर 1/4πε नॉट Q1 Q2/r²। यहाँ पे Q1 क्या है? एक आवेश है अल्फा कण और दूसरा आवेश है सोने के नाभिक। ठीक है, तो एक है 2E और एक है ZE, तो लगने वाला बल F बराबर होगा 1/4πε नॉट 2E/r², जहाँ R अल्फा कण की नाभिक से दूरी है। अल्फा कण की नाभिक से दूरी है। आरोपित बल अल्फा कण और नाभिक को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है। लगने वाला बल जो है अल्फा कण और नाभिक को मिलाने वाली रेखा के दिशा में है, अनुदिश है। अल्फा कण पर आरोपित बल का परिमाण और दिशा अल्फा कण के नाभिक की ओर आगमन करने वाले तथा उससे दूर जाने के साथ लगातार परिवर्तित होता रहता है। अल्फा कण पर आरोपित बल का जो परिमाण और दिशा है वह अल्फा कण के नाभिक की ओर अभिगमन करने वाले तथा उससे दूर जाने के साथ लगातार परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। कैसे? देखें ध्यान से, फिगर देखें। अधिकांश अल्फा कण जो हैं सीधे चले गए हैं, सीधे पार हो गए हैं। कुछ अल्फा कण जिनका लक्ष्य नाभिक की तरफ था, जो एकदम नाभिक के तरफ गए वह मुड़ गए, अपने रास्ते से लौट गए। जो नाभिक के नज़दीक गए वह बड़े कोण पर मुड़े, जो जैसे दूर गया वैसे कम कोण पर मुड़ा, और जो दूरी बढ़ गई वह सीधा निकल गया। किसी भारी नाभिक के कूलाम क्षेत्र में अल्फा कण का प्रक्षेप पथ आप देख रहे हैं। संघट्य प्रांचल B और प्रकीर्णन कोण थीटा के अंतर चित्र को आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अल्फा कण का प्रक्षेप पथ क्या है आप देख रहे हैं। अल्फा कण द्वारा अनुरेखित प्रक्षेप पथ संघट्य प्रांचल B पर निर्भर करता है। अल्फा कण द्वारा अनुरेखित प्रक्षेप पथ जो है संघट्य प्रांचल B पर निर्भर करता है। संघट्य प्रांचल जो है वह अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश की नाभिक के केंद्र से अभिलंबी दूरी है। संघट्य प्रांचल जो है वह अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश के नाभिक के केंद्र से अभिलंबी दूरी है। ठीक है, दिए गए अल्फा कण के पुंज के संघट्य प्रांचल B का वितरण इस प्रकार है कि पुंज विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्रायिकताओं से प्रकीर्णित होता है। देखें ध्यान से, पुंज जो है विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न कोण पर प्रक्षेपित होता है। किसी पुंज में सभी कणों का लगभग समान गतिज ऊर्जा होती है। यह देखा गया है कि नाभिक के समीप कोई अल्फा कण अधिक प्रकीर्णित होता है। जो नाभिक के समीप अल्फा कण जाता है वह ज़्यादा प्रकीर्णित होता है, उसके लिए थीटा ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो एकदम सीधा जाता है नाभिक को लक्ष्य बना के वह उसके लिए 180 डिग्री पाई 180 डिग्री सीधा लौट जाता है। संघट्य प्रांचल के अधिक मान के लिए अल्फा कण लगभग अविचलित रहता है। संघट्य प्रांचल का जब अधिक मान होगा, B का मान अधिक होगा, दूरी अधिक होगी नाभिक से, तो अल्फा कण लगभग अविचलित होगा, थीटा 0 डिग्री सीधा चला जाएगा तथा बहुत कम विक्षेप होता है। ठीक है, यह तथ्य है कि आपतित कणों में से केवल एक छोटा भाग ही टकराकर वापस लौटता है, जिससे यह सूचित करता है कि प्रत्यस्त संघट्य की स्थिति में आने वाले अल्फा कण की संख्या बहुत कम है। इससे ज्ञात होता है कि नाभिक का द्रव्यमान तथा धनात्मक आवेश
बहुत छोटे आयतन में संकेंद्रित हैं। इस प्रकार रदरफोर्ड प्रकीर्णन नाभिक की साइज की उच्च सीमा ज्ञात करने का एक शक्तिशाली साधन है। रदरफोर्ड प्रकीर्णन जो है नाभिक की साइज की उच्च सीमा ज्ञात करने का एक शक्तिशाली साधन है। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं गाइगर मर्सडेन प्रयोग अर्थात अल्फा कण प्रकीर्णन और परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल के बारे में। ठीक है, तो आपने गाइगर मर्सडेन का प्रयोग देखा, गाइगर मर्सडेन प्रयोग का व्यक्तात्मक निरूपण देखा, संसूचित किए गए प्रकीर्णित कणों की संख्या और प्रकीर्णन कोण के बीच में ग्राफ देखा, और फिर आपने लास्ट में अल्फा कण का प्रक्षेप पथ देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।